हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइका स्टडी व्लॉग। ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है एफ एम का, फिफ्थ और सिक्स। इसके बाद हम, अगर आप चाहोगे तो मैं वन शॉट्स या फिर थोड़े बहुत जो आपको समझ में नहीं आए होंगे मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी अपनी अपकमिंग वीडियोस में। नहीं तो फिर अपना नया सब्जेक्ट पकड़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली ई टी एफ्स, म्यूचुअल फंड्स और रीट्स के ऊपर है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी रीड्स के बारे में, ईटीएफ्स के बारे में, और बहुत सारी एडिशनल चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो 5 और 6 स्टार्ट करें तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में, मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ईटीएफ्स मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं हम वो पढ़ेंगे। रीट्स, रीट्स क्या होती है, रीट्स का फुल फॉर्म, रीट्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सब सब कुछ जैसा कि आपको फोर्थ में दिख ही गया, फोर्थ पॉइंटर में। और हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा कि ईटीएफ्स और इन सब के रियल म्यूचुअल फंड्स और रीट्स क्या है, ठीक है। तो मैं बता दूँ ईटीएफ बहुत सालों से है, म्यूचुअल फंड्स भी है, लेकिन जो रीट्स है वो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 2-3 साल पहले। तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है, बट हमें उसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऑल्सो नोन एज ईटीएफ। तो ईटीएफ जैसे कि हमने इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पढ़ लिया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो अब देखो क्या है, ये एक स्टॉक के तरह होता है, ठीक है। एक स्टॉक के तरह होता है और उसको हम बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या करता है कि इट पूल्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ सेवरल पीपल एंड यूज इट टू परचेज वेरियस ट्रेडेबल मॉनेटरी एसेट्स सच एज शेयर, डेट सिक्योरिटीज़ सच एज बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, बहुत आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है वो ये कि ईटीएफ्स को हम बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ क्यों बोलते हैं। ये हो सकता है आपको 2 मार्कर में आ जाए, 3 मार्कर में आ जाए। तो इसमें ईटीएफ्स को हम, मैं आपको इसका मेन मतलब समझा देती हूँ क्यों बोलते हैं, बाकी इसको आप अपने वर्ड्स में लिख देना। तो ईटीएफ्स को हम बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। दूसरा, ईटीएफ्स बहुत सारा एक मतलब एक कलेक्शन होता है बहुत सारे सिक्योरिटीज़ का, जिसका सिमिलर थीम या सिमिलर क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमें स्टॉक मार्केट में पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत अलग अलग चीज़ें ट्रेड की जाती है, तो वैसे ही ईटीएफ को भी आप बोल सकते हो कि ईटीएफ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ क्यों है, क्योंकि क्योंकि वो एक कलेक्शन है मल्टीपल सिक्योरिटीज़ का, जिसके सिमिलर थीम होते हैं या सिमिलर क्राइटेरिया होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि फंड्स ईटीएफ पूल्स दी फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ सेवरल पीपल। तो क्या है, जो ईटीएफ होता है ना, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है ना कुछ पीपल के या कुछ लोगों के, तो उनको वो लेता है और उसको क्या है, ट्रेडेबल ट्रेडेबल मॉनेटरी आइटम्स वो परचेज करता है उससे, जैसे कि शेयर्स हो गए या डेट सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स वो होते हैं कि ये कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिपेंड करता है दूसरी की वैल्यू पे। मतलब कि अगर ऐसे कोई ए चीज़ है, ठीक है, ये ए चीज़ डिपेंड कर रही है बी पे। मतलब ये कि अगर बी चीज़ ऊपर जाएगी, कोई भी चीज़ जो बी है वो ऊपर जाएगी, तो जो ए है वो भी ऊपर जाएगा, और वो अगर नीचे जाएगी तो ए भी नीचे जाएगा, तो वाइसा वर्सा। तो आप ये कह लो कि फोर्स, और वैसा आप कह सकते जैसे हम कह डिमांड सप्लाई में, उस तरीके से डिमांड सप्लाई और डिमांड तो नहीं होगा, बट जिस हिसाब से वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे ही होगा वाइसा वर्सा, जिस हिसाब से वैल्यू में चेंज आएगा। तो अब हम पढ़ते हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, मतलब कि हम वर्क कैसे करते हैं। तो देखो, अगर इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट एन ईटीएफ फंड और हाउ इट वर्क्स, एज मैंशन अर्लियर, ईटीएफ शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बोथ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। देखो, शेयर्स तो हमें पता है क्या होता है, बट म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो इसमें क्या है ना कि एक ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट है जिसमें जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होता है ना, वो अपनी
मनी यूज़ करते हैं ताकि वो बाय कर सके एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स बॉन्ड्स। तो आप देखो तो ईटीएफ में भी वही होता है, और थोड़ा शेयर्स की भी, क्योंकि शेयर्स आप परचेज करते हो दूसरी कंपनीज़ के, वो चीज़ आप देख लो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की कैरेक्टरिस्टिक ईटीएफ में है, तो वही इसमें बता रहे हैं कि ईटीएफ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर होते हैं। सेकेंड, चेंज इन द शेयर प्राइस ऑफ एन ईटीएफ डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ underlying asset present in the pool of resources. If the price of one or more asset arises, the price of ETF rises proportionately and vice versa। देखो, तो अगर ETF के प्राइस में अगर चेंज आता है ना, तो जो अंडरलाइंग एसेट मतलब कि जो पूल्स ऑफ रिसोर्स हो गए, आप समझ लो स्टॉक एक्सचेंज एक पूल्स ऑफ रिसोर्सेज हैं जहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं, ठीक है। तो उनकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है ईटीएफ। अगर ईटीएफ जो अगर अंडरलाइंग एसेट्स जो भी हैं अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो ईटीएफ का भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये लिखा है ना कि इफ़ द प्राइस ऑफ वन और मोर एसेट अराइजेज द शेयर प्राइस ऑफ द ईटीएफ ऑल्सो राइज प्रोपोर्शनली एंड वाइस वर्सा। अब थर्ड पॉइंट, दे कैन बी एक्टिवली एंड पैसिवली मैनेज। एक्टिवली मतलब रेगुलर बेस, पैसिवली मतलब वीक में एक बार या दो बार, इस तरीके से एज पर कंपनी नॉर्म्स। Actively managed ETF are operated by a portfolio manager after carefully assessing the stock market condition and undertaking a calculated risk by investing in the companies with high potential। तो देखो एक्टिवली और पैसिवली मैनेज का मैंने आपको मतलब समझा दिया कि एक्टिवली कि आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते हो, और जो पैसिवली आप एक दो दिन हफ्ते लाइक वीक में एक बार या दो बार चेक करते हो, ठीक है। तो अब एक्टिवली मैनेज जो ईटीएफ्स होते हैं ना, पोर्टफोलियो मैनेजर जो आपका पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं उनको हम पोर्टफोलियो मैनेजर कहते हैं। तो वो देखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ना सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट आप जिस भी शेयर में या जिस भी म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी आप एसेट में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो पहले वो स्टॉक मार्केट की कंडीशन देखेंगे कि क्या हम वो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये राइज होगा या फॉल करेगा, तो ये सब। तो फिर क्या है, फिर ये कैलकुलेटेड रिस्क, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि वो उन कंपनीज में फिर इन्वेस्ट करें जिसमें हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स क्या होता है। तो सबसे पहला आता है इक्विटी ईटीएफ। These represent companies investing in shares and other forms of equity of various organizations. The aim is to provide diversified exposure to a single industry, one that includes high performer and new entrants with potential for growth। तो देखो इक्विटी ईटीएफ क्या होता है ना कि अभी जैसे मैं आपको इक्विटी का मतलब समझा। देखो इक्विटी जैसा आपने अगर अभी एक दो साल एक अभी मतलब एक पिछले साल ही एक टीवी शो आया था शार्क टैंक, ठीक है। तो उसमें वो लोग इक्विटी के बारे में बात करते हैं। तो इक्विटी क्या था, इक्विटी इज़ द परसेंटेज ऑफ योर कंपनी, मतलब कि आप किसी कंपनी का कितना परसेंटेज दे सकते हो कि वो उतना ओन करेगा। जैसे एक कंपनी है, ए कंपनी, ठीक है। तो उसने क्या है, उसने कुछ वो इन्वेस्टर्स के पास गया, ये पैनल ऑफ इन्वेस्टर्स है, उन्हें बोला कि मेरा ये चीज़ है और मैं आपको अपनी 10% इक्विटी, तो 10% इक्विटी का मतलब हो गया कि उतना वो कंपनी का उतना शेयर वो उसको दे रहा है, ठीक है। तो इक्विटी ईटीएफ, इक्विटी का मतलब ये होता है। तो क्या होता है, अब देखो समझते हैं कि अब ये जो कंपनी जो भी ईटीएफ होता है ना, क्या है, ये इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के शेयर्स में और जो भी अदर फॉर्म्स होते हैं इक्विटी के उसमें। तो इसका एम ये होता है कि आपके जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर, लाइक डाइवर्सिफाइड आपका दिखे। तो क्या करते हैं कि ये आपको डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं एक सिंगल इंडस्ट्री को जो कि बहुत पुराने टाइम से है, और ऑल्सो ये उस पर भी पैसा अपने पैसा लगाते हैं जो न्यू एंट्रेंस है, मतलब जो अभी अभी आए हैं और उनके अंदर पोटेंशियल है कि ग्रोथ हो। जैसा कि आपको इसका एक बताती हूँ, खैर वो थोड़ा सा ऑफ साइड चला जाएगा, लेकिन न्यू एंट्रेंट विद पोटेंशियल फॉर ग्रोथ मैं आपको बताऊँ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब टीसीएस आया था तब वो बहुत पुराना, और उसका जो कॉस्ट वो समवेयर अराउंड 3400 और समथिंग ऐसे ही कुछ चल रहा है ना।
तो अभी क्या है, अभी 5-6 दिन पहले एक और टाटा ने लॉन्च किया अपना टाटा इन्फो, लाइक टेक्नोलॉजी के ऊपर है एक जो उसने लॉन्च किया है ना। तो वो देख रहे हो तो उसमें क्या है, उसमें पोटेंशियल है, क्योंकि लोग अगर वो लोग जितने भी हैं अगर वो उसमें परचेज़ करेंगे उसके शेयर्स को, तो क्या है वो इसलिए क्योंकि उनको बिलीव है कि हाँ जैसे TCS ऊपर गया था वैसे ये भी ऊपर जाएगा, हमें इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए न्यू एंट्रेंस विद पोटेंशियल ग्रोथ का मतलब ये एग्जांपल देखिए मैंने आपको समझाया। अब हम समझते हैं गोल्ड ETF। देखो गोल्ड ETF वही होता है कि जो गोल्ड आप, तो ऐसा आपने देखा होगा आपके जितने भी एल्डर्स होते हैं ना वो गोल्ड की कोई चीज़ पहनते हैं, जैसे आपकी मदर्स हैं ये, ठीक है, तो वो क्या है वो गोल्ड के नेकलेस पहनती है, तो वो गोल्ड ETF। तो गोल्ड ETF होता क्या है ये समझता है। देखो तो गोल्ड ETF एक कमोडिटी ट्रेडेड एक्सचेंज फंड है जिसमें वो फिजिकल गोल्ड एसेट्स को इन्वॉल्व करती है। तो अब क्या होता है, आप इसमें अगर आप गोल्ड ETF परचेज़ कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको परचेज़ करते हो इसके शेयर्स को, और फिर गोल्ड के उस पेपर पे एक मतलब जो पेपर होता है उस पर आप ओनर बन जाते हो। लेकिन आपको ये टेंशन नहीं रहती है कि आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप उस गोल्ड के जितना आपने शेयर परचेज़ किया उसने के आप पेपर पे ओनर बन जाते हो। तो हम पढ़ लेते हैं गोल्ड क्या होता है। गोल्ड ETF इज़ एन commodity traded exchange traded fund primarily involving physical gold assets. Purchasing share of this company allows you to become the owner of the gold on paper without the burden of asset protection। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि डेट ETF क्या होता है। एंटरप्राइजेस ट्रेडिंग इन द फिक्स्ड रिटर्न सिक्योरिटीज such as debentures and government bonds are often called debt ETF. Debt ETF are steady and offer predictability। तो देखो एंटरप्राइज जो भी इसमें फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट्स सच एज डेबेंचर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसको हम डेट ETF बोलते हैं। तो यहाँ पे डेट ETF की डेफिनेशन आ गई। अब जो क्या है ना, डेट ETF स्टेडियर होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो इनको कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा, कि किस समय वो स्टेबल रहेगा, इस तरीके से। तो इसलिए डेट ETF क्या है, ये ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं करेंसी ETF। करेंसी मतलब पैसा, मनी। देखो क्या होता है, करेंसी ETF फंड्स मेनली प्रॉफिट ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट्स। They purchase the currency of the different countries based on calculated prediction about the future performance of that currency। तो देखो क्या होता है, जो करेंसी ETF होता है ना वो प्रॉफिट क्यों करता है कि जो भी मनी का एक्सचेंज रेट है तो उसका फ्लक्चुएशन होगा उस हिसाब से प्रॉफिट होता है, कि अगर इससे ऊपर जाएगा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हल्का नीचे जाएगा तो कम प्रॉफिट होगा, इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं, जो भी जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं ना, कंट्रीज़ उसकी जो भी करेंसी होती है वो उनको परचेज़ करते हैं कैलकुलेटेड प्रोडिक्शन पे कि उस पर्टिकुलर करेंसी जिस पे आप जो आप परचेज़ कर रहे हो उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, कि वो आगे फ्यूचर में वो ग्रो करेगी या वो नीचे लॉस में चली जाएगी, उस तरीके से। अब हम पढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या होता है। अब देखो सबसे पहला एडवांटेज, अ डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ सिक्योरिटीज़। क्यों, क्योंकि हमने जैसे ETF की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ETFs को हम बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उसको BOS से नोट कर रही हूँ, बट इसको आप क्या बोलते हो, ETFs को बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ भी बोलते हो। तब कहते हैं परचेजिंग शेयर ऑफ ए कंपनी कीप्स यू लिमिटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंपनी इटसेल्फ। Investing in exchange traded fund allows you to keep your finance spread over equities of different companies। तो अब क्या ये देखो, अगर आप कोई एक कंपनी का शेयर परचेज कर रहे हो तो आपको जो भी उसकी परफॉर्मेंस होगी उसके लिमिटेड होगी। ठीक है, मतलब जितना अगर उसकी परफॉर्मेंस, जैसे फॉर एग्जांपल आप सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और उस सी कंपनी आप सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करो, कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस अगर 90% है तो आपको वो 90% तक का जितना आपने शेयर परचेज किया उतना मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा जैसे DEF में परचेज कर रहे हो तो उसका जितना प्रॉफिट होगा उसका टुगेदर आपको मिलेगा। जैसे अगर D कंपनी ने 10% प्रॉफिट किया और E कंपनी ने अगर आपको 80% ऑफ़र किया तो 18, या फिर समझो
90% ऑफ़र किया, तो आपको दोनों का मिला के कितना 100% मिला ना। तो उसी तरीके से ये है कि अगर आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या है कि जो आपका फाइनेंस है ना, वो मतलब जिस भी कंपनी में जो भी आप शेयर इन्वेस्ट कर रहे हो ना ETF में, तो क्या है ना उसकी वजह से आप डिफरेंट कंपनीज़ की इक्विटी में वो करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उससे क्या है कि जो आपका पोर्टफोलियो होता है ना वो डाइवर्सिफाइड होता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ सिक्योरिटीज़। अब समझते हैं कि डायलिटिंग योर रिस्क सिग्निफिकेंटली कैसे। इफ़ वन ऑफ द एसेट अंडर परफॉर्म्स इन द पूल ऑफ रिसोर्सेज इन एन ETF, इट कैन बी कंपेंसेटेड बाय द एक्सेप्शनल ग्रोथ ऑफ द अदर एसेट। देखो क्योंकि ETF में जैसे हमने इससे पढ़ा था फर्स्ट टाइम में कि डाइवर्सिफाइड पूल है, तो क्योंकि आप ETF में क्या है इन्वेस्ट करें तो उसमें बहुत सारे वो होते हैं, सिक्योरिटीज़ होती है, तो आप एक सिक्योरिटी में उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, बहुत सारी मल्टीपल ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हो। तो उससे क्या है कि अगर बाय चांस जो आपने जिन सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्ट किया अगर उनमें से कोई एक परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाती, तो बाकी की जो दूसरी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उस वजह से क्या है जो भी आपका लॉस हुआ है वो कम हो जाएगा उसके कंपेयर में। ठीक है, फिर अब क्या है बेनिफिट्स ओवर म्यूचुअल फंड्स। अब देखो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन ETF ओवर म्यूचुअल फंड इज द रिड्यूस एक्सपेंसेस। There are various charges involved in the mutual funds such as entry and exit, load, management fees, etc. तो देखो तो म्यूचुअल फंड्स में क्या बेनिफिट क्या होता है, अगर आप ETF में इन्वेस्ट करो तो म्यूचुअल फंड्स ETF में क्या वो होता है, तो सबसे बेनिफिट ओवर म्यूचुअल फंड्स कैसे, क्योंकि देखो जो म्यूचुअल फंड्स है ना वो बहुत सारे एक्सपेंसेस लेके आता है, जैसे कि एंट्री और एग्जिट लोड हो गया, मैनेजमेंट फीस हो गई। लेकिन अगर आप ETF में ETF में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं देने पड़ते, एक दो जो देने पड़ते हैं जो मेन होते हैं, बाकी लेकिन जो दूसरी चीज़ होती है जो म्यूचुअल फंड्स लेता है उससे बहुत कम लेता है ETF, तो इसलिए क्या वो जो भी आपका एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए इसको क्यों कहते हैं कि बेनिफिट ओवर म्यूचुअल फंड्स है। इसलिए आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि कहते होंगे कि तुम ETF में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में नहीं करो। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे फीस इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ क्या है ट्रेडेबल सिक्योरिटी। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ ETF कैन बी ऑब्जर्व्ड इंस्टेंटली एंड कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू आउट द बिजनेस डे। Thus, we can conclude that ETFs have much more higher liquidity than mutual funds. तो देखो क्या है कि जो अगर ETF की वैल्यू में कोई भी चेंज आता है तो हम उसको जल्दी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसको आप तो उसकी वजह से अगर वो ऊपर जा रहा है तो आप उसको सोल्ड कर दो, अगर वो नीचे आ रहा है तो उसको बाय कर लो, है ना। ये होता है ना मेन कि अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो आप उसको सोल्ड कर दो, अगर वो नीचे आ रहा है तो आप उसको बाय कर लो। ठीक है, तो इसलिए ना वो अब क्या आप चेंज देख लोगे तो आप इंस्टेंटली उसको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो थ्रू आउट द बिजनेस है। तो इसके वजह से क्या है ना, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ETF आर मच हैव हायर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ एनीथिंग इनटू कैश इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ठीक है, मतलब अगर प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो सकती है इज लिक्विडिटी, कोई और चीज़ कन्वर्ट हो सकती है मनी में, इट्स लिक्विडिटी। ठीक है, इट्स लिक्विड, तो इसलिए लिक्विडिटी का यहाँ मतलब ये है। अब क्या है टैक्स फ्रेंडली। ETF फंड्स आर मोर टैक्स फ्रेंडली देन म्यूचुअल फंड्स इवन दो बोथ आर सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन्स एंड dividend taxes. The relative amount of fee charged on ETF is much more lower than one lived on the mutual funds. तो देखो ETF टैक्स मोर टैक्स फ्रेंडली क्यों है, देखो दोनों ETF और म्यूचुअल फंड्स दोनों कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड टैक्स से सब्जेक्टेड है, लेकिन जो अमाउंट फ़ी चार्ज करता है ETF में वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो हमने जैसे आपको बेनिफिट ओवर म्यूचुअल फंड्स में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना। फिर आता है पैसिवली मैनेज। इन्वेस्टिंग इन ETF इज जनरली लेस रिस्की देन म्यूचुअल फंड एज दे आर पैसिवली मैनेज। They only invest in the best performing companies listed on the particular stock exchange, while mutual fund thoroughly assess all the businesses with a potential for growth. तो देखो
अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो क्या है, जो आपका रिस्क है ना वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। कैसे? कि देखो, वो जो ईटीएफ्स होते हैं ना, वो उसी में उन्हीं परफॉर्मिंग कंपनीज में लगा दो जो कि बेस्ट है। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, जो कि आपके पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उस स्टॉक के, उसी में इन्वेस्ट करें। तो इसकी वजह से क्या है, आपको लॉस नहीं होता है, बहुत कम लॉस होता है, बहुत लेस रिस्की होता है वो। तो इसलिए हम इसको पैसिवली मैनेज होता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखोगे, तो वो जितने भी वहाँ पे स्टॉक्स हैं, मतलब जितने भी शेयर्स हैं पर हर कंपनी के जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उन सबको असेस करता है और फिर वो देखते हैं कि मैं किस में इन्वेस्ट करूँ ताकि हमें पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है, मतलब देखिए कि हमें किससे कहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा मिले। ठीक है। तो अब अगर आपको देखो, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, एक वर्ड है स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज वर्ड के बारे में समझना है और उसके रिलेटेड और चीज़ें जाननी है, तो मैं ना अपने इसी चैनल पे मईका स्टडी व्लॉग्स में मैंने अपने इसी चैनल पे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक वीडियो रखी करी हुई है। आप उसको जाके देख लो, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम पढ़ते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होती है। तो सबसे पहले आता है ब्रोकरेज फीस एंड डीमेट अकाउंट। तो since ETFs are traded like shares, there are several expenses that have to be incurred to purchase them. This is generally done by the fund manager who charge a nominal fee commission for such transaction. तो देखो, सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि डिसएडवांटेज ये ना, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि ब्रोकरेज फीस और डीमेट अकाउंट है। क्योंकि देखो, ईटीएफ्स हम शेयर्स की तरह ट्रेड करते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें आते हैं जब हम उनको परचेज़ करते हैं। तो ये उन फंड मैनेजर्स के थ्रू किया जाता है जो कि बहुत नॉमिनल कमीशन फ़ी चार्ज करते हैं आपसे उन ट्रांजेक्शन के लिए। The volatility of the stock market. ETFs company listed on the stock exchange are subjected to price fluctuation as per market trend. They are not tradable like government bonds. Earning a profit or incurring a loss depends heavily on the stock market condition. तो देखो, तो जो भी कंपनीज लिस्टेड है, जो भी ईटीएफ कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, वो ना प्राइस फ्लक्चुएशन के सब्जेक्टेड है। मतलब कि उसमें ऊपर नीचे होता रहेगा जो भी मार्केट की ट्रेंड होगी। तो वो स्टेबल नहीं होते गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरह। तो अब अगर आपको प्रॉफिट, चाहे आप प्रॉफिट अर्न करो चाहे आप लॉस इनकर करो, वो सारा स्टॉक मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। Exchange traded funds have moderate diversity as most ETFs are passively managed. They generally invest in the best performing companies listed on this particular stock exchange. ETF organization often overlook small scale companies with huge potential. तो देखो, डाइवर्सिफिकेशन एक डिसएडवांटेज है। कैसे? क्योंकि जो ETFs है ना, वो बहुत मॉडरेटली डाइवर्सिफाइड होते हैं। क्योंकि जो मोस्ट ETFs है ना, वो पैसिवली मैनेज होते हैं। तो मतलब क्या होता है कि वो जनरली बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। तो इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन हमें, अगर वो किसी को छोटे स्मॉल स्केल और कंपनीज़ में भी वो तब ऑर्गेनाइज करते हैं अगर उसका बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल होता है। तो अब मैं यहाँ तक डिसएडवांटेज तक तो ख़त्म कर दिया, लेकिन हम क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले ETF के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ETF कैसे वर्क करती है, फिर हमने ये पढ़ा कि टाइप्स ऑफ ETF क्या होता है। तो सबसे पहले इक्विटी आता है, फिर गोल्ड आता है, फिर डेट आता है, और फिर एक करेंसी ETF आता है। फिर हमने एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने क्या क्या एडवांटेजेस पढ़े थे कि डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ सिक्योरिटीज़ है, इट डायल्यूट योर रिस्क सिग्निफिकेंटली, देयर आर बेनिफिट्स ओवर म्यूचुअल फंड्स, इट इज़ ट्रेडेबल सिक्योरिटी, इट इज़ टैक्स फ्रेंडली, और ये पैसिवली मैनेज होता है। फिर हमने कुछ डिसएडवांटेजेस भी पढ़े रिस्क के, जैसे कि ब्रोकरेज फीस या डीमेट अकाउंट हो गया, जैसे वोलेटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया।
अगर आपको डीमैट अकाउंट के बारे में और समझना है और अच्छे से समझना है और याद करना है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हो। मैंने इसमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है, और अगर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी इसका लिंक। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Until next video, keep learning and keep practicing. Till then, bye bye, take care.